बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, कोरोना वायरस से पाकिस्तान में अब तक 283 अमवात हो चुकी हैं और 13,659 केसेस अभी तक कोरोना वायरस के बारे में जो है मंजर आम पर आए हैं। अब सिचुएशन ये है कि पूरी वर्ल्ड वाइड में 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मूजी वबा का शिकार हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जहाँ इस बीमारी की वजह से तिब्बी मामला बढ़ रही हैं, एक खौफ व हरास पाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो मईशत के तकाजे थे वो भी सर उठाने लगे हैं। और इस तरह इटली ने कहा है कि हम अपना लॉकडाउन को कम कर रहे हैं, हम सितंबर में स्कूलों को खोल रहे हैं। इसी तरह दुबई ने अपने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए हैं, उन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया है। सऊदी अरब ने भी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा बाकी जगहों पे थोड़ी सी रियायत की है। तो देखा जाए तो अब मईशत जो है वो एक इंतहा के जो लेवल पे जाने के बाद सब ने ये सोचा है कि अब हमने मईशत को दोबारा रिवाइव करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं काम तो करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो सिंध हुकूमत ने भी तो काम करने की जो इजाज़त दे दी है। इस तरह के आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस मैनों को कहा जी आप जो है डिलीवरीज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पंजाब में जो रोज़े के टाइम कुछ दुकानें या कुछ अफ्तारी का सामान फरोख्त करने वाली जो दुकानें उनको खोलने की इजाज़त दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो तकाज़े हैं कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के वो क्या हैं और हुकूमत जो इस पर इक़दाम कर रही है वो क्या हैं। अब अभी कहा जा रहा है कि जो एक बेसिक जो अलामात थी जिसकी वजह से कोरोना वायरस का ख़तरा था उसमें कुछ 5-6 जो सिम्टम्स है उसका भी इजाफा हो गया। मतलब अगर आपका गला ख़राब रहता है या गला ख़राब है आपका, या आपको सर्दी लग रही है, या आपको टेस्ट आपका डेवलप नहीं हो रहा, या वो कोई चीज़ सूंघते हैं तो उसकी खुशबू या बदबू नहीं आती, तो ये भी एक रीज़न हो सकते हैं आपको कोरोना वायरस की सिम्टम्स होने के या कोरोना वायरस की जो है वो आपके अंदर होने के। इसके अलावा अगर आप देखें तो मईशत को जब आप देखते हैं तो अब ये कोरोना की वजह से हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना वो भी इस वक्त हिट हो रही हैं। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है तो वो सी पैक का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर कहा गया कि अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लगनी थी, वहाँ पे रोड भी बन रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा काम सी पैक का भी हो रहा था जो एकदम से जो है ना स्टॉप हो गया है। अब मुख्तलिफ जगह से हमें इमदाद भी मिल रही है, कोई फ़ंड भी मिल रहे हैं, लेकिन IMF ने जो प्रोग्राम था वो रोक दिया है, उसकी फ़ंडिंग हमें नहीं हो रही है। ये एक तशवीश की बात है क्योंकि हमारी जो इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी नीचे चली गई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें 1500 अरब रुपये का रेवेन्यू लॉस होगा इस साल में। तो ये तमाम वो मामलात हैं जिसको गुड गवर्नेंस की भी कोई इशू चल रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट को इशू चल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चेंज कर दिया गया है, 6 IGs पंजाब में चेंज हुए। तो ये सारे वो मामलात हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मुख्तलिफ हमारे जो तजियाकार होंगे जिनमें ज़मीर अवान साहब, जन्नत हाशमी साहिबा, डॉक्टर तलत अनवर, ताहिर मलिक और आसमा बदू साहिबा होंगी। तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जहाँ ज़मीर अवान साहब, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताइएगा कि इस पेंडेमिक से जो इस वक्त नुकसान हो रहा है और दुनिया के हालात तो आपके सामने हैं, पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं। अब रमज़ान आया है तो इसमें जो मस्जिदों पे पाबंदी लगाई थी या दुकानों पे जो पाबंदी लगाई थी उसमें कहा जा रहा है कि 80% वो ऑब्ज़र्व नहीं की जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जबकि तादाद भी 13,700 लोग जो हैं वो इसके बूदी मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जिससे 283 अमवात भी हो गई हैं, तो ऐसे मामला में आप क्या समझते हैं कि कौन सा सही तरीका है जिस पे अमल किया जा सके? सबसे पहले तो मैं ये रिपीट करना चाहूँगा कि ये वबाई बीमारी ऐसी है, इसका ना तो कोई इलाज है ना इसकी प्रिवेंटिव वैक्सीन है जी। सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ही हमारे पास एक इसका हल है जी। वो यही है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें जी। सोशल डिस्टेंस के लिए हुकूमत ने बहुत से इकदाम उठाए जी। बस तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए, मिनिस्ट्रियाँ बंद कर दी, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, जो सरकारी इदारे सारे बंद कर दिए जी। वहाँ पे हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम किया गया जी। और हुकूमत ने लोगों से, प्राइवेट सेक्टर से भी यही रिक्वेस्ट की कि आप लोग भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें जी। लेकिन हमारे लोग अगर ये एजुकेट नहीं होंगे और ये चीज को नहीं समझेंगे और इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसके बहुत भयानक असरात भी आ सकते हैं।
जाहिर बात है, मैंने खुद भी देखा है, हुकूमत के कहने के बावजूद बाजारों में वैसे ही रश है, मसाजिद में भी वैसे ही लोग मिल रहे हैं और रश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी खतरनाक बात है जी। इसके लिए हमारे पास जो मिसाल है, जो सबसे सक्सेसफुल स्टोरी है वो चाइना की है जी। चाइना में हुकूमत ने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जी। लोगों की मर्जी थी या नहीं थी, हुकूमत की रेट थी, हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया जी। तो वहाँ बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया, बहुत कम कैजुअलिटीज हुई और बहुत कम लोग इन्फेक्ट हुए और बहुत जल्दी उसे कंट्रोल कर लिया। इसके बरक्स जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन और अमेरिका वाला जो है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स और पर्सनल फ्रीडम और ये सब चीजें आई और वहाँ पे लॉकडाउन जरूर किया गया, बहुत लेट किया। लोगों ने बहुत उसे आसानी से कबूल नहीं किया। उनका एजुकेशन लेवल हमसे कहीं बेहतर था, लेकिन जब तक उन्होंने नहीं किया उस वक्त तक वो बहुत तेजी से फैल रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के बहुत से मुल्कों में पीक हैज बीन क्रॉस्ड जी, बिल्कुल, और अब जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन जो है उनका इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, लोगों में शऊर आया जी। अमेरिका में लोग अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये मेरी पर्सनल आजादी है, मेरी पर्सनल फ्रीडम है, हम कोई डिक्टेरियन या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है, हम डेमोक्रेसी है, और इस किस्म की बातों से वो लॉकडाउन पे बहुत सख्ती से अमल नहीं कर रहे और यही वजह वहाँ तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के लिए ये दोनों मिसालें, चाइना की और वेस्ट की, दोनों हमारे सामने हैं, बिल्कुल, जहां लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया इन ट्रू स्पिरिट, चाहे गवर्नमेंट ने जबरदस्ती करवाया चाहे लोगों ने खुशी से किया, ठीक है, वहां पे कंट्रोल हो गया। हमारे पास अब ऑप्शन बिल्कुल ओपन है, हम अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो दवाई डर जाएंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी इस जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो डिले होते जा रहे हैं। सीपेक का प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो कोविड-19 की वजह से हमारा सीपेक का प्रोजेक्ट कितना मुतासर हुआ है? देखें, बात ये है ना कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं जी, जिंदगियां बचाएं या इकोनॉमी को बचाएं जी। अगर हमारे लोग मर जाते हैं तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जी, हम उसको जिंदा नहीं कर सकते हैं जी। अगर इकोनॉमिक लॉस होता है तो जाहिर बात है कि हमें बहुत मुश्किल लगेगा, हमारे हालात खराब होंगे, गुर्बत बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसी न किसी स्टेज में आके हम उसे रिकवर कर सकते हैं जी। लेकिन जिंदगी को रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यकीनी बात है पूरी दुनिया में जहाँ लॉकडाउन हुआ है वहाँ पे इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं जी, बिल्कुल। सीपैक इज आल्सो सफरिंग, सीपैक पे भी काम रुकेगा, हमें ये एक नुकसान होगा, डिले होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जी जी। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट जी, हमने जिंदगियां बचानी है या इकोनॉमिक लॉस को बचाना है जी, बिल्कुल। देखिए, अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अभी हुकूमत उनका भी सलूशन कर रही है, ताजिरों के लिए कोई नई स्कीम लेके आ रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन में भी फैसिलिटी जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और 1200 अरब रुपए का पैकेज भी हुकूमत ने दिया है। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद देखें, हमारी जो इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिस तरह की हम कह सकें वेस्टर्न कंट्रीज़ की है, चाइना की है या अमेरिका की है। तो हमें तो कोई ना कोई अपने रोज़गार के सिलसिले में भी कोई ना कोई सिलसिला तो शुरू करना पड़ेगा ना। इस तरह के देखिए, इमरान खान जो है या हमारी जो मौजूदा हुकूमत है जी जी, बड़े रैशनल अप्रोच उन्होंने रखी है जी। उन्होंने जो महदूद वसाइल थे उनमें रहते हुए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया और पार्शली लॉकडाउन को रिलैक्स भी किया जी। कि जहाँ जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है इजाजत दे दी, छोटे कारोबार को इजाजत दे दी जी, तरावी की इजाजत दी। देखिए, उसके साथ उन्होंने बताया भी, एजुकेट भी किया कि कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। ये तो अब आवाम का काम है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देखें, कल्चरली भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप 6-6 फुट का डिफरेंस रखें। ज़ाहिर है कल्चर का भी तो हमारे इशू है ना। ये कल्चर जो है ना, ये हम लोगों ने खुद बनाया है ना जी, बिल्कुल। कल्चर को हम ही ठीक करेंगे ना जी। अब मसलन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बैंक गया तो बैंक में उन्होंने बाहर लोगों को डिस्टेंस पे खड़ा किया हुआ था जी, और बाहर लाइन लगी हुई थी, अंदर सिर्फ 3 लोग जा सकते थे जी। वहाँ जो के गार्ड खड़े हुए थे वो इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, हो रहा था जी। लेकिन मैं इस दिन कराची कंपनी गया शॉपिंग करने, वहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ था, लोग खुद तो नहीं इम्प्लीमेंट करते ना जी, अब लोगों में भी ये शऊर आना चाहिए जी। क्योंकि हुकूमत हर वक्त हर जगह पे एक पुलिस वाला खड़ा करके डंडा मार के नहीं ठीक करवा सकती। हुकूमत ने एक गाइडलाइन दी है, बेसिक पॉलिसी बनानी है जी। और
किसी हद तक इम्प्लीमेंट भी करवा रही है, लेकिन लोगों में की भी एक जिम्मेदारी है ना, अवाम में भी तो ये शऊर होना चाहिए ना। बिल्कुल, हम भी तो जिम्मेदार शहरी बने ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर अमान साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ज़मीर अमान साहब ने जिस तरह कहा कि ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम और ये फैसला करना है कि ज़िंदगियाँ बचानी है कि मईशत बचानी है। नाज़रीन, अब हुकूमत 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को तब्दील करने की बात कर रही है। पहले जब 18th अमेंडमेंट हुई थी तो सूबों को पावर दी गई थी, रेवेन्यू भी उनको दिया गया था। अब फेडरल में हुकूमत किसी और जमात की है, प्रोविंसेस में हुकूमत जो है किसी और जमात की है। अब इसके ऊपर एक तो कोरोना का इशू है, दूसरा अपने सियासी चपकलिश है, एक महाजराई हो रही है। और ऐसे मौके पे जब इस कौमी अलमिये को मिल के इसका मुकाबला किया जाए, हर कोई अपने अपने तौर पे अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहा है, अपनी अपनी सियासत कर रहा है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, उनसे बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, जी क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सर आप ये बताइएगा, वो हुकूमत ये 18वीं तरमीम हो गई है, 18वीं तरमीम के बाद फिर उसको तब्दील करने की बातें हो रही हैं, तो क्या आपका टेक है इसके ऊपर? मेरा टेक ये है कि जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं 70 साल पाकिस्तान के क़याम को हो गए जी, और ये एक तजर्बा गाह है, लेबॉर्ट्री है जी बिल्कुल। और गालिब का शेर याद आता है कि बाजीचा है, अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे। तो ये तमाशे हैं जी। इन 70 साल के तमाशों में आम आदमी को क्या मिला है? कभी सदारती निजाम की बहसें छोड़ी जाती है जी, कभी इस्लामी निजाम की खातिर जो है वो रोड पे ब्लॉक किए जाते हैं जी, कभी यहाँ एशिया सुर्ख है, कभी सब्ज है। जी, आम आदमी दिन फिरे है फकत अमीरों के। जी, तो इस निजाम में जिसमें एक मुशीर बाहर की फ्लाइट लेके हल्फ उठा के ना कागजात नामजदगी ना कुछ, उस मईशत खारजा पॉलिसी सब कुछ उसके हवाले कर दी जाती है। इसमें किस तरमीम की जरूरत है, जरा मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल। ना उन मुशीरों की शरीयत पीछी जाती है, ना उनके टैक्स रिटर्न, ना उनकी बैंक स्टेटमेंट, ना उनकी डिग्री, ना अहलियत। वो जहाज से उतरे, जिस भी मुल्क से आए, शाम को उन्होंने हल्फ उठाया और वो मुशीर हो गए। ये कौन सा निजाम है, इसका मुझे बताया जाए। और बाद में उसी तरह अपना ब्रीफ केस उठाया और वापस चले गए जी। वो अकबर अलाहाबादी का शेर याद आता है कि कटी उम्र होटल जी। तो इन निजाम में आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए दुआएं हैं, 7 मौलवी बिठा के आप दुआ करवा दें जी। दुनिया कोरोना से किस तरह लड़ रही है जी बिल्कुल। क्या यूरोप ने 7 पादरी बिठाए हैं कि अब दुआ करो खत्म हो जाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शबो रोज वैक्सीन तैयार करने के लिए मेहनत कर रही है, रिसर्च कर रही है जी बिल्कुल। और उन्होंने 10 पाउंड के एक किट तैयार कर ली है जिससे हर शहरी, उसकी कीमत 10 पाउंड है, अपना टेस्ट खुद घर पे कर ले। बिल्कुल। तो ये जो इकबाल कहता है वसत इफलाक में तकबीर मुसलसल जी, कि कायनात की कुरान मजीद में है कि गौर फिक्र कर रहे हैं उसकी तख्लीक में, ये वो साइंटिस्ट लोग हैं। अच्छा सर, अब इस और हम इससे कैसे लड़ रहे हैं? सुबह तर्जमान लड़ते हैं एक हुकूमत के, फिर सूबाई हुकूमत के आ जाते हैं। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने 20 नकाती एजेंडा पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा, आप वज़ीर आज़म ने कहा, फिर एक तरफ आप कहते हैं लॉकडाउन करो, यानी कि कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं है। ना उलमा ऑन बोर्ड है, ना डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है। डॉक्टर अपनी जगह चीखे मार रहे हैं, उलमा अपनी जगह कह रहे हैं जी मस्जिदें खोलें, सदर पाकिस्तान अपनी जगह कह रहे हैं। सदीकी साहब, आपको बैरून मुल्क रहने का इत्तेफाक हुआ है, पूरी दुनिया आपने फिरी है, तालीम से भी आपका ताल्लुक है, कारोबार से भी। देखिए मुस्लिम ममालिक में 2 हमारे सामने सऊदी अरब है जी और ईरान है जी। वो इन दोनों मुल्कों के अंदर फकही और मसलकी इख्तिलाफ है, लेकिन दोनों ने एक फैसला किया जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने एक तीसरा मॉडल दिया जो ना मलेशिया ने ना टर्की, पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के मॉडल को फॉलो कर रही है। लेकिन हमारे सदर मुमलिकत ने अपनी एक तीसरा मॉडल दे दिए। तो ये देखिए, ये सिर्फ ये है कि हम जो मजहब के नाम पे कारोबार है वो दुकान बंद नहीं करना चाहते। सीधी बात यह है कि हुकूमत वो उस सारे साल के जो चंदे नजराने उनके ऊपर वो नहीं करना चाहते। और जब रियासत को आप खुद कमजोर करें कि मजहबी तबका हमसे नाराज ना हो जाए, तो फिर
अल अमान अल हफीज, पीछे बात ही खत्म हो जाती है। मतलब सियासत की जो हुकूमत की एक रिट है वो कायम होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए आज ही एक चैनल आप देख लें इस्लामाबाद के वस में, तो उसके जो ओनर हैं उन्होंने कहा, नाम लेना मुनासिब नहीं, कि टेस्ट कराए और 8 लोगों का पॉजिटिव आया। जी बिल्कुल हो गया। जी बिल्कुल। अगर इस्लामाबाद के वस में ये हालात है, हाँ जी, तो आप मसाजिद में ये अलाउ कर रहे हैं, गलियों बाजारों में ये अलाउ कर रहे हैं जी, तो फिर इससे तो जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये है कि अभी तो हम उस पीरियड से गुजर रहे हैं जो इनिशियल पीरियड था। अभी हम एक सीरियस पीरियड में से गुजर रहे हैं और हुकूमत भी कह रही है, ISPR के DG ने भी कहा कि अगले 15 दिन इंतहाई तशवीशनाक हैं, और लेकिन इसके बावजूद किसी के कान पे कोई जूई नहीं रही। एक तो ये बात है। दूसरा आप देखिए, स्पेन में हमारे एक दोस्त होते हैं, उन्होंने मुझे मैंने उनसे पूछा कि स्पेन की हुकूमत क्या इकदाम कर रही है जी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माशी पैकेज ये दिया है कि कोई बंदा जो है किराया ना अदा करे, किराया जरूर अदा करे, हाँ वो दुकान का है या मकान का है। इकोनॉमी का पहिया चलने के लिए प्रॉपर्टी के ओनर को भी किराया मिलना चाहिए, बिल्कुल, और किराएदार को भी। अगर आपको किराया अदा करने में मुश्किलात है तो बैंक से लोन ले लें, कर दे असला विदाउट लोन, और जब कोरोना ओवर होगा तो वापस कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इस तरह के उन्होंने इकदाम लिए, जबकि हम यहाँ पंजाब हुकूमत कह रही है 3 महीने मालिक मकान किराया ही नहीं ले। हाँ, ये देखें ना, वो उसका गुजारे बेचारे का उस किराए के ऊपर है, तो आप उसका किराया कैसे बंद कर सकते हैं? अगर एक बेवा औरत है, उसके खावंद फौत हो गई और वो मकान का एक पोर्शन उसने किराए पे दिया हुआ है, एक में खुद रह रही, जी बिल्कुल, तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अच्छा, अभी आप देखें कि हुकूमत का भी आलम यह है कि अभी एक चीनी का आटे का स्कैंडल शुरू हो गया, IPV का स्कैंडल शुरू हो गया, 6,000 अरब रुपया IPV के स्कैंडल में आ गया, लेकिन कोई चीज़ सरफेस पे नहीं आ रही, कोई चीज़ सामने नहीं। इंक्वायरी होती है, कमीशन बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर दिया जाता है, 6 IG को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा काम सामने नज़र नहीं आ रहा जिससे नज़र आ रहा हो कि कोई बेहतरी हो रही है या कोई गवर्नेंस प्रॉपर हो रही है। ये एक तो ये देखिए, जो गलतियां होती हैं हर हुकूमत से होती हैं जी, लेकिन ये कि जब आप नोटिस लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं तो इंक्वायरी करते हैं, जी बिल्कुल, तो फिर उससे मामला बेहतर होने चाहिए। टेस्ट केस ये, अगर 70 रुपए वाली फी किलो चीनी आज भी 90 रुपए में बिक रही है, जी बिल्कुल, अगर 40 रुपए वाला आटा 55 रुपए किलो बिक रहा है, तो फिर इससे अवाम का क्या फायदा? फिर ये कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो मौलाना तारिक जमील के मशवरे पे अमल करते हुए सच बोले और कहीं खत्म इंक्वायरी, सब कुछ खुली छूट है, जितना मर्जी रेट बढ़ा दो, जी बिल्कुल, ये बेहतर बात होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे रमज़ान के महीने में पूरी दुनिया में, इवन के उन मुल्कों में जहाँ मुसलमान मज़हब नहीं है, जहाँ पे इस्लाम नहीं है, वो भी मुसलमानों के लिए स्पेशल रेट कर देते हैं, स्पेशल कॉर्नर बना देते हैं, प्राइसेस कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखें कि 65 रुपये किलो वाला नींबू जो है वो 450 रुपये किलो बिक रहा है, जो आलू है वो 40 रुपये वाला आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये कब ये खुदा के खौफ की बात करते हैं, ये कहते हैं हमने आगे जन्नत में जाना है, हमने खुदा से माफिया मांगनी है, तो ये जो काम करते हैं सर, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं, ये इसके लिए तो आप सिद्दीकी साहब, आप बिजनेसमैन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो रेट तय होता है जी, वो DC करता है ना, तो उस रेट को इंश्योर कराना जिली इंतजामिया की जिम्मेदारी है जी। और मैं आपको कल की मिसाल दूं, जो सरकारी रेट लिस्ट है जी, उसके चीनी की रेट के आगे रेट मेंशन ही नहीं है। जी जी, क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेट जिस रेट पे मार्केट में बिक रही है वो सरकारी रेट नहीं जी। तो जब जिली इंतजामिया जो हुकूमत की नुमाइंदा होती है जी, वो ही अगर फ्रॉड करेगी तो पीछे क्या रह जाएगी? बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि आपकी चूंकि इंटरनेशनल मैटर्स पे भी काफी गहरी नजर है, ये कोविड के बाद आप दुनिया का सिनेरियो क्या देख रहे हैं, माशी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी? देखिए, ये बहुत बड़ी तब्दीली है, माशी और समाजी इसके बाद आएंगी। लोगों का अंदाज़े फिक्र बदलेगा, सोचने का, रहने का, इंटरेक्शन का अंदाज बदलेगा, इकोनॉमी में चेंजेस आएंगी। दुकानें खत्म ना भी हुई
तो जो शेप ऑफ इकोनॉमी है वो चेंज हो जाएगी, बिजनेस में चेंज हो जाएगी। जी, मतलब जैसे ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा या मतलब लोगों के एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। आप ये समझते हैं कि लाइफ में भी वो सिंप्लिसिटी आएगी? देखिए, वो इस तरह मुमकिन नहीं कि इंसान बड़ा ढीठ है जी, और आप भी इसमें ये कह रहे हैं कि सब लोग कोरोना से सीधे नहीं हुए। देखिए, आप भी दो तबकात है जी, एक वो तबका है कि जो घरों में बैठ गया लेकिन उसका चूल्हा भी बैठ गया, वो एक दूसरा तबका है कि जो घरों में बैठा है लेकिन चूल्हा जल रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। तो तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब यहाँ कहा जाता है इससे सबसे बड़ी तब्दीली आई है कि पूरी दुनिया में हुकूमतों पे प्रेशर बढ़ेगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जी और सेहत और तालीम के निज़ाम पे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। फजूल जंगों पे अरबों रुपए, खरबों मारियत के असलों पे जी और दुनिया को तबाही फैलाने वाले जो असले हैं जी, इनकी की जरूरत नहीं, इंसानियत की जरूरत है जी, एनवायरनमेंट को ठीक बनाने की जरूरत। जब हम यहाँ पाकिस्तान में लोग बात करते हैं तो उनमें मिसाल दी जाती है, देखिए जी अमेरिका का निजाम भी है जी जी, लेकिन अमेरिका में भी लोग आवाज उठा रहे जी कि अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, शाम में फजूल जंगों के बजाय अगर अमेरिका सेहत के निजाम पे इन्वेस्ट करता, वेंटिलेटर पे करता बिल्कुल, और जो वहाँ के गरीब लोग जो होमलेस है उन पे करता, तो आज ही हालात। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रेशर आएगा जी कि वो इंसानों पे इन्वेस्ट करें जी और कौमी सलामती के नाम पे लोगों को जो रविश है उनके मसाइल को इग्नोर करने की, अब ये बरकरार नहीं रहेगी। मतलब ये टेक्नोलॉजी की एक स्पीड चल रही थी 4G से 5G में जाने के लिए या फर्दर टेक्नोलॉजी में आगे जाने के लिए, उससे जो बनी नौ इंसान है उसकी बका, उसकी सलामती, उसकी सेहत के ऊपर अब हुकूमतें जो हैं या मुल्क तवज्जो देंगे, क्योंकि एक छोटी एक वबा की वजह से, गो कि ये वो स्पेनिश फ्लू जैसी वबा से बहुत कम इसकी वो डेथ रेशियो है, लेकिन मईशत के खौफ की वजह से दुनिया पूरी में पैनिक हो गया। बिल्कुल हो गया। और देखिए, आप प्रोग्राम आपका वायद ऐसा होता है कि जिसमें आप पब्लिक इश्यूज हाईलाइट करते हैं बड़े मुसलसल, और हमेशा से आप कह रहे हैं कि हमें हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आज की बात नहीं। पाकिस्तान के सिलसिले में मुझे अफसोसनाक बात ये नजर आती है जी, जब ये कोरोना क्राइसिस हल हो जाएगा जी, तो हमारे जो आर्जी अस्पताल बने हुए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत, वो भी खैमे की मानद खैमा उखाड़ लिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो अभी करोड़ों अरबों रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे हेल्थ सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं आएगी जी। बिल्कुल। तो हॉस्पिटल के में बेड्स की तादाद नहीं बढ़ेगी, फैसिलिटीज में इजाफा नहीं होगा, हमें सीरियसली सोचना होगा। जब तक हम इसको सीरियसली लेंगे उस वक्त मामला जो है वो बेहतर तरफ नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया ताज मलिक साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद अब जब वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर तलत अनवर और जना काशफी साहिबा और आसमा वदूद साहिब होंगी, उनसे बात करेंगे। प्लीज स्टे विद अस, वी विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत जितना रेवेन्यू कमाती है उससे ज़्यादा रेवेन्यू वो किसी न किसी सूरत में ज़ाया कर देती है, चाहे वो सर्कल डेट्स की सूरत में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लॉस की सूरत में हो, या चाहे किसी सर्विसेज की मद में हो। तो ये अभी IPS का मामला आपने देखे कि 6000 अरब रुपए का इसमें बताया जा रहा है कि नुकसान हो रहा है। ये बेनज़ीर साहिबा के दौर में ये पावर प्लांट लगे, 50 अरब रुपए का जो एक पावर प्लांट था उस पर 450 अरब रुपया मुनाफा कमाया गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये प्लांट लगाए गए तो उसमें भी 58 अरब रुपये लागत आई, तो उसमें 203 अरब का मुनाफा कमाया गया। अब एक बाहर से जो सामान मंगाया जाता है उसकी ओवर इन्वेस्टिंग की जाती है, अपनी जो इक्विटी है वो 1 साल के अंदर अंदर भाई लेके चले जाते हैं,
और जो कि पैसा 15% मुनाफे की गारंटी हुकूमत ने दी थी और 25 साल में ये सारी पेमेंट जो है वो वापस होनी थी, वो एक एक साल में लोगों ने कमा के बाहर चले गए। तो अलमिया ये है कि मईशत का रोना सब रोती हैं, एक फेक सी फॉल्स सी पिक्चर दिखा के अवाम को बेवकूफ़ बना दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये सारा पैसा जो है वो अवाम की जेब से निकाला जाता है। एक के पैसे दूसरे ने, दूसरे के पैसे तीसरे ने, और जब कोई पैसे नहीं देता तो अवाम पे एक्साइज ड्यूटी की मद में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में या कोई सरचार्ज की मद में हुकूमत पैसे ले जाती है। तो पाकिस्तान की मईशत को एक्चुअली चैलेंजेस क्या हैं, मसाइल क्या हैं, हम आज तक इसको 70 साल में हल क्यों नहीं कर पा रहे? इसके लिए हमसे बात करने के लिए डॉक्टर तलत अनवर साहब वहाँ से टेलीफोन लाइन पे है, हमारे मुआशियात हैं, उनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये सर्कुलर डेट का जो इश्यूज है ये चल रहा है, अभी कहते हैं 6,000 अरब रुपए की रिपोर्ट आई है जिसमें 6,000 अरब जो रुपए है उसका नुकसान हुआ है, ये सिर्फ IPP के पावर प्लांट में। तो क्या ये जो हमारी हुकूमतें हैं या जो हमारे जो माशतदान थे या जो हमारे जो एडवाइज़र थे, क्या ये हमेशा से पाकिस्तान के मुफाद में काम नहीं करते रहे? जी, ये बहुत अहम इशू है और मईशत में जो एनर्जी सेक्टर है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मईशत को खराब करने में। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में मामला ये है ना कि जब हमारे थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि 90s में IPP के पावर प्लांट लगाए गए 1994 में जब पॉलिसी आई तो हमने हाइडल से जो है, जो कि सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी था, वहां से शिफ्ट किया और वो हाइडल बंद भी कर दिए। इनके साथ साथ हाइडल को हमने बंद कर दिया। तो देखे ना कि ये हम इसमें खाली हमारी हुकूमतें नहीं बल्कि हमारे जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंड किया कि जी आप थर्मल पे जो है ना ये आप लगाएं पावर प्लांट जो तेल से चलने वाले हैं, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल से चलेंगे, जो कि बहुत महंगी बिजली प्रोड्यूस करते थे उस वक्त। तो चूंकि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इशू भी था कि जी कालाबाग डैम बन नहीं रहा था, डैम बनते रहते मुसलसल, तो ये बिजली की शॉर्टफॉल न होती और हमें थर्मल की तरफ ना जाना पड़ता। हमारी जो सियासी पार्टियां उनमें कोई कॉन्सेंसस नहीं था कि जी कोई डैम बना लें। 90s में आप देखें 80s से कालाबाग डैम का इशू फिजिबिलिटी तैयार थी जी बिल्कुल, और उसके बाद बनना शुरू, यानी इशू ये आया, लेकिन जो इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था सूबों के दरमियान, तो उस सारी यानी पॉलिटिकल जो फॉल आउट है उसका नतीजा ये निकला कि इकोनॉमी पे निकला और ये तय किया गया कि जी हम जो आलमी इदारों से कर्जे ले लें और कर्जे लेके हम जो है ना एक पॉलिसी ऐसी बनाएं बिल्कुल कि हम IPPs को इनवाइट करें और वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। अब उनसे जो मुआहदे किए गए वो बड़े महंगे मुआहदे किए गए, यानी महंगे रेट पे बिजली खरीदी गई और उनकी कैपेसिटी बेस्ड बाइंग थी, जितना वो प्रोड्यूस करेंगे सारी की सारी खरीदनी पड़ेगी। जी, जो कैपेसिटी चार्जेस भी दिए। देखें कुछ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, होता ये है कि जब आप किसी बाहर के इन्वेस्टर्स को या इवन पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एनर्जी में, एनर्जी कोई आम आदमी तो खरीदेगा नहीं, गवर्नमेंट खरीदेगी और वो यानी वापडा के जरिए तारों में जो है ना एनर्जी फिर वो पहुंचाएगी, पावर बिजली जो है ना लोगों को पहुंचाएगी। तो जब गवर्नमेंट एक बायर है तो ये मोनोपोली मॉडल कहलाता है। तो सिंगल बायर है गवर्नमेंट, तो उसमें ये होता है कुछ ना कुछ गारंटी देना पड़ती है। सॉवरेन गारंटी तो दी ना हमने। हाँ, कुछ ना कुछ देना पड़ती है, लेकिन ये कि इन्होंने बहुत ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट की गारंटी दी है और दूसरे ये कि बिजली के जो रेट थे पर यूनिट कॉस्ट पे महंगी बिजली तो खरीदी है इन्होंने बिल्कुल, जो मायदे किए गए ना और वो चलते आए हैं और वो डॉलर में पेमेंट, उसमें डॉलर की पेमेंट तय किया कि डॉलर में पे करेंगे जी। कैपेसिटी चार्जेस जो 30-40% के करीब होते हैं जी, वो डॉलर टर्म में, यानी आप बिजली पैदा ना करें जी, आपको पैसे मिलते रहेंगे अपने जो इन्वेस्टमेंट के। तो इस तरह जो है। अच्छा सर ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये दुनिया में कोई ऐसी मिसालें मिलती हैं या ये थर्ड वर्ल्ड के जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं, नहीं कोई बकरा बनाया जाता है, वो कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन ज़ाहिर है आपने पढ़ी होगी, तो ये वो केस एग्जैक्टली नहीं अप्लाई हुआ यहाँ पे? जी बात ये ना कि अगर मार्केट को कंपेटिटिवली, हमारे यहाँ ये होता है कि जी लोगों को पकड़ के लाया जाता है, जी आप इन्वेस्ट करते हैं हम आपको ये रेट पे बिजली खरीद देंगे,
ये पिछले दौर में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, हमेशा होता आया कि जी एनर्जी पॉलिसी जो है ना कोई नहीं होती। अगर ये एनर्जी पॉलिसी हमारी हो जी, देखें आपने देखा होगा पिछले 10 साल में जी एक एनर्जी क्राइसिस था, पावर क्राइसिस था जी, लेकिन कुछ क्लियर कट एनर्जी पॉलिसी नहीं थी। एनर्जी पॉलिसी ये होती है कि जी आप तमाम इन्वेस्टर्स को अश्योर्ड कर दें कि जी आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे तो हम इस रेट पे खरीदेंगे, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड दें जी। अभी होता ये कि आप पकड़ पकड़ के लाते हैं लोगों को कि जी आप इन्वेस्ट करें, हम इतने ज्यादा रेट पे ले लेंगे, डेस्परेट पे सारी खराबी पैदा होती है जी। तो उसमें ये होता है कि ज्यादा रेट दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, ज्यादा महंगे दामों खरीदी जाती है। जब ज्यादा महंगे दामों खरीदी जाती है तो गवर्नमेंट महंगे दामों बेच नहीं सकती है, तो वो गवर्नमेंट ने सस्ते दामों बेचना है। तो ये सर वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो रही है ना किसी का तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ना इसमें। जी जी, वेस्टेड इंटरेस्ट बिल्कुल, जो हुकूमत वक्त होती हैं जी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जी, और वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फॉलो करती हैं। आप समझते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होते हैं जी? बिल्कुल, जब एक चीज मार्केट से महंगे दामों खरीदी जाएगी जी तो किसी न किसी को तो उसका फायदा दिया जाएगा, किसी न किसी को फायदा मिलेगा, तो वो आप समझते हैं कि इस तरह से होता है। बिल्कुल। दूसरे, जब एक चीज महंगे दामों, कोई भी कारोबार है, अगर हुकूमत इस बिजनेस में एक चीज महंगे दामों खरीद कर सस्ते दामों आवाम को उसमें तो लॉस होगा, हो जाएगी जी। बिल्कुल, वो लॉस होगा। तो वो ओवर टाइम जो है ना हमारे लॉसेस बढ़ते गए। बिल्कुल। और हमारा जो एनर्जी सेक्टर का इशू है वो यही है कि हम महंगे दामों बिजली पावर प्रोड्यूसर से, प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से खरीदते रहे और सस्ती बेचते रहे, आवाम को बेचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत अनवर साहब हमसे बात करने का। ना ये जो सर्कुलर डेट का इशू आपने सुना कि एक ने दूसरे के तीसरे के पैसे नहीं होते हैं और एंड में वो गवर्नमेंट जो है ना किसी फॉर्म में आम जनरल पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा के उस पैसे को वसूल कर लेती है। ये दुनिया में इस वक्त जो कोरोना वायरस के केसेज हैं वो अब अपनी पीक तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। यूरोप में भी मरने वालों की तादाद कम हो रही है, लोग बेहतर हो रहे हैं। इसलिए इटली ने कहा कि हम सितंबर से लॉकडाउन को कम कर देंगे, बल्कि मई से वो शायद अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी शुरू करें। इसी तरह दुबई में भी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो ये कोरोना वायरस है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जो तहकीक है उसके मुताबिक अभी तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो अपने अरूज तक, अपनी पीक तक नहीं पहुंचा। और आने वाले दिन जो हैं वो हमारे लिए इंतहाई सेंसिटिव है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस बीमारी का इलाज एक ही है कि इससे सोशल डिस्टेंस रखा जाए, अपनी प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन इस रमज़ान के मौके पे देखा गया है कि ना मस्जिदों में उस तरह प्रोटेक्शन हो रही है, ना बाज़ारों में उस तरह सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है। तो इस सिलसिले में आम जो शहरी हैं वो अगर किसी भी इस वबा का शिकार होते हैं तो उससे एक तो हमारी तिब पे बोझ पड़ेगा, हमारी हुकूमत पे बोझ पड़ेगा और आने वाले दिनों में हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने की टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सैयदा दैनक हाशमी साहबा, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आप ये बताइएगा कि लोग इम्पेशेंट हो गए हैं, उनमें बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। कोई जो एक तिब्बी मसले के साथ माशी मसले ने जनरेट लिया, उसके साथ अब समाजी और माशरती मसाइल भी जन्म लेना शुरू हो गए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमें क्या इस पे पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए अपने आप पे कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल नईम साहब सही कह रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की इटली की और बाकी ममालिक की, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि चूंकि हमने सही वक्त पर लॉकडाउन नहीं किया था तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है केसेस ज्यादा हो गए और तभी जो है इटली अब हाईएस्ट कंट्री है यूएसए के बाद। जी जी जी। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लॉकडाउन की जो सूरत हाल है मुझे सच वैसी नजर नहीं आ रही जैसी होनी चाहिए जी। बाजार खुले हुए हैं, लोग आराम से गाड़ियों में फिर रहे हैं, ऐसा जिस तरह होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग वैसी नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में केसेस ज्यादा होते जा रहे हैं। सेकेंडली, जहां तक मैशत का ताल्लुक रहा, हाँ कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको खोला जा सकता है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो है पाकिस्तान की मैशत उस तरीके से सफर ना हो जिस तरह वो अभी हो रही है।
जो हमारा फर्ज है एज अ सिटीजन अवाम के तौर पर, हम लोगों को चाहिए कि जो लोग अपने घरों में रह सकते हैं एटलीस्ट वो तो रहें। अभी अगर रोड खाली हैं और अगर आपके पास चांस है कि आप बाहर निकल सके, इट डजंट मीन कि आप बाहर जाएं, बिकॉज वायरस कभी भी आप कैच कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं तब भी आप हो सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। उसके अलावा जो जितने केसेस ज्यादा होने का खतरा है, जो कि हुकूमत भी कह रही है कि मई में ज्यादा हो सकते हैं केसेस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि गर्मी ज्यादा होगी तो जी केसेस कम हो जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है कि ये कब तक खत्म होगा। बल्कि उन्होंने कहा कि आज 6 सिम्टम्स और आ गए हैं कि अगर आपको सर्दी लगती है, आपको कोई चीज़ सूंघने में उसका एहसास नहीं होता, आपको किसी चीज़ का जायका सही नहीं लगता, तो या आपका गला खराब रहता है, तो ये भी वो सारी चीज़ें हैं जो कोरोना की अलामत हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं वो इस तरह के हैं कि नजला, खांसी, और आपको वो स्वेट तब हो जाता है जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बार ये बताइएगा कि जैसे कहा जाता है कि राइट मैन एट द राइट जॉब, इस तरह कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट एडवाइस। हमारी इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं उलमा उसको निगेट कर रहे हैं, उलमा उसको जो बात कर रहे हैं हुकूमत उसको निगेट कर रही है। हुकूमत अपनी पॉलिटिक्स बचाने के चक्कर में है। हुकूमत को ये समझ नहीं आता कि आधा तीतर आधा बटेर कर रहे हैं। जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि इस बीमारी की ये वजह है, आपकी टांग में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपने ऑपरेशन करना है, तो आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप किसी आलम के पास तो नहीं जाएंगे ऑपरेशन करने। हाँ, आपने अगर कोई फतवा लेना है, कोई दुआ लेनी है, कोई दुआ सीखनी है, तो आप उधर जाएंगे। हुकूमत भी का किरदार भी इस मामले में बहुत मुहिम है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन की इतनी कमी क्यों है? सर, पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस वक्त हमें सिर्फ डॉक्टर्स को ही सुनना चाहिए, बिकॉज वो जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये वायरस किस कदर खतरनाक है। जहाँ तक बात रही उलमा कराम की और हुकूमत की, मुझे हुकूमत के भी रद्द अमल का समझ नहीं आ रहा कि वो लॉकडाउन कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे। इट्स सेमी और इट्स नॉट, कभी कहते हैं कि है, कभी और मैं जब देखती हूँ तो बाजार भी खुले हैं और सब चीजें वैसी रवा दवा चल रही हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक बात है उलमा की, जो कि मेरे ख्याल से थोड़े रैशनल उलमा हैं, वो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आप लोग अपने घरों में रहें, नमाज भी अपने घर में पढ़ें। और जहाँ तक बात अभी हमें फिलहाल नईम साहब सिर्फ डॉक्टरों को सुनना है, बिकॉज वो ही जानते हैं कि ये वायरस किस कदर खतरनाक है और सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हम इसको कम कर सकते हैं। अगर आप रमजान में भी उसी तरह अफ्तारी का सामान खरीदने जाएंगे, उसी तरीके से आप मसाजिद में तरावियां पढ़ने जाएंगे, तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि ये वायरस को किसी भी तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये पेंडेमिक के बाद या कोविड-19 के बाद दुनिया की मईशत जिस तरह डिस्टर्ब हुई है, ग्लोबल थिंकिंग चेंज हो गई है, लोगों का ये ख्याल है कि शायद हमें जो असला बारूद और ये जो 5G की तरफ जाने के बजाय लोगों की सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। तो आप क्या देखती हैं इस पेंडेमिक, क्योंकि इसके असरात तो अभी काफी अर्से तक रहने हैं? बिल्कुल। देखिए नईम साहब, इस पेंडेमिक से हमें ये पता चलता है कि मजहब एक तरफ हो गया, हमारे जो डिफेंस के जो हम लोग अपने स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं वो एक तरफ होंगे, बिकॉज उसका कोई काम ही नहीं है। जहाँ तक अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें नजर आ रही है कि आप हेल्थ में इन्वेस्ट करें, आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, उसमें कहीं पे मुझे ना मजहब का अमल दखल नजर आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम अपनी मैशियत को स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल। और मजहब को साइड पर रखते हुए, जो कि एक रैशनल तरीका है दोनों दीन और दुनिया को साथ लेके चलने का, अगर हम वो करें तो बहुत बेहतर रहेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी हम काम करें, बिकॉज हम उसमें सबसे पीछे हैं अगर दुनिया के हमारे देखे जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हाशमी साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पीछे हैं, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत है और आने वाले वक्तों में इस किस्म की वबा को इंडिजिनस तौर पे भी और अपनी सोशल डिस्टेंस कायम रख के भी हमें इससे छुटकारा हासिल करना है। नाज़रीन, इस वक्त तेल की प्राइसेस जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पे आ गई हैं। दुनिया में तकरीबन 30% से ज़्यादा तेल की कंजम्पशन जो कम हो गई है। पाकिस्तान उन ममालिक में हैं जिनका तकरीबन मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ऑयल की परचेज पे खर्च होता है। अब इस वक्त जबकि जो तेल की प्राइस है वो इतनी नीचे आ गई है, तो पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है? जैसे कि कभी कहा जाता था कि खून पानी एक हो गया, तो आज तेल पानी जो है, बल्कि पानी महंगा हो गया है, तेल सस्ता हो गया है। तो इस तेल के सस्ते होने से तो ग्लोबल इकॉनमी पे क्या रिसेशन आएगा, तो उसका क्या असर होगा या बेहतर होगी, और पाकिस्तान के जो अपनी इंटरनल इकॉनमी है उस पर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तजियाकार आसमा वदूद साहबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी बताइएगा, ये ऑयल इतना नीचे आ गया, कहा जाता था पाकिस्तान के सारे माशी मसाइल हल हो जाएंगे, ऑयल कम होने से, लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, तेल की जरूरत ही नहीं है इतनी, हमारी ना इतनी कैपेसिटी है स्टोर करने की भी। देखिए ये बेसिकली डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट इस तरीके से इसका नहीं आ सकता, क्योंकि ये इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। हम कुछ फिक्स पेमेंट्स पे काम करते हैं जो कि हमने बहुत सूरत उसको उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अडेयर करना है। स्पॉट बाइंग की बात कर रही हैं आप? जी जी, स्पॉट बाइंग की बात कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल जी। लेकिन इससे हमारी जो इम्पोर्ट्स है ना, उनकी प्राइस पे यकीनन एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी। यहाँ पे एक और बात बहुत जरूरी ये है कि ये अगर आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें ना, तो ये जब से ये मार्केट ऑयल मार्केट का डायनामिक चेंज हुआ था जी, यानी कि जब ये यूएस जो कि इसका सबसे बड़ा परचेजर था ओपेक कंट्रीज का, वहां पे जब ऑयल रिजर्व निकले तो ये स्पिल ओवर शुरू हो गया था जी, ओवर प्रोडक्शन शुरू हो गई जी, और ये रिजर्व जमा हो रहे थे, क्योंकि जो ऑयल इंडस्ट्री होती है ये बैकवर्ड रिवर्स प्रोडक्शन पे काम नहीं कर सकती जी। बिल्कुल, आपने अगर ऑयल का अगर कुआं किसी जगह निकल आया है और उससे प्रोडक्शन शुरू कर दी है तो उसको रोका नहीं जा सकता जी, चाहे डिमांड ऑल्टर हो जाए। बिल्कुल, अब ये हो रहा है कि जो मार्केट आपकी पूरी तकरीबन एक मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन होल्ड, लॉकडाउन में है जी। बिल्कुल, डिमांड जो है वो एकदम नीचे गई है जी, लेकिन सप्लाई उसी तरीके से है जी। तो ऑलरेडी जो यूएस रिजर्व के साथ स्पिल ओवर हो रहा था उसमें एडिशन हो गई है, वो मल्टीफोल्ड हो गया जी। देखिए जी, जब 2008 में रिसेशन आया था ना, तो वो था आपका जो प्रॉपर्टी बबल था ना, प्रॉपर्टी में इस तरह से बबल बना था और फिर वो बस्ट हुआ था जी। बिल्कुल, ये भी ऑयल का बबल अभी फिलहाल बस्ट हो चुका है जी। इसका कुछ अरसे में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी है तो ये अगले 2 महीने बाद ये सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। अब ये चीज बिल्डअप होनी शुरू होगी, क्योंकि प्रोडक्शन उसी तरह जारी है, डिमांड कम है, जो रिजर्व अवेलेबल है उन्हें ये प्रोड्यूसिंग कंट्रीज निकाल नहीं सकते। जैसे हमें किस कदर जरूरत है नए कॉन्ट्रैक्ट्स की, मगर हमें भी अभी इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि हम वहां से प्रोडक्शन को ऑर्डर को उठा सके, उसको अपने पास रिजर्व कर सके। बिल्कुल, अच्छा ये बताइएगा ग्रेजुअली इससे चलेगा। अगर ये इस तरह प्रोसेस्ड होता है तो हमारी इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो ऑयल इंपोर्ट्स है ना, उनकी प्राइस में फर्क पड़ेगा। वो कंसिडरेबल प्रोपोर्शन हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का बनता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये इसके जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त इम्पैक्ट आया, इकोनॉमी में रिसेशन बहुत बुरी तरह आया, 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड जो कम हो जाएगी, तो आने वाले वक्तों में आप मईशत का नक्शा कैसे देखती है वर्ल्ड वाइड? क्या ये दुनिया इसी तरह कंज्यूमर प्रोडक्शन में जाएगी या अपने मुल्क में लोगों की हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करेगी? देखिए जी, इसने तो बहुत सी चीजें रिवील कर दी है ना, बहुत सी चीजें जो अंडर द कारपेट पड़ी होती थी उसको रिवील कर दी है बहुत ही ब्लंटली। हम लोगों ने बहुत अपने जैसे कि हमें बताया गया था कि अगली जो वर्ल्ड वॉर या अगली जो बिग क्राइसिस जैसे जिसको हम बहुत मेंशन भी करते हैं बिल गेट्स का, उसने यही कहा था कि अब ये जितना हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने डिफेंस में खर्च करते हैं, हमें इन पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से ये एक नई डायमेंशन शुरू होगी ग्लोबल सिनेरियो को तब्दील करने की या वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप करने की। तो उसमें जो बात ये है कि अब फोकस तब्दील आइडियली होना चाहिए और होगा, क्योंकि अभी अगर हम इसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरीज है, अगर हम उनको बायोलॉजिकल वारफेयर की बात हो रही है, बायोलॉजिकल वारफेयर की बात हो रही है, स्पिल ओवर की बात हो रही है, कहीं रिसर्च हो रही थी और वहां से अगर इन सब बातों को हम एक साइड पे भी कर ले तो अपने डिफेंस के लिए इन तमाम मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया को अपना फोकस इस तरफ रखना पड़ेगा, अपने हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, अपने वेलफेयर सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, इसके अलावा अपनी एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। अभी बहुत सी कंट्रीज है जो कि इस मामले में बहुत ही हैंडीकैप है, क्योंकि उनके पास रिसर्च फैसिलिटीज नहीं है। हम गिने चुने 5-10 मुल्कों पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो इसका हमें सोल्यूशन निकाल के दे दें जी। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो ये पाकिस्तान को अब
आगे जाके क्या करना है। मतलब हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, हमारे मैन पावर जो बाहर है उनको मसाइल आ रहे हैं, वो लोग वापस आने की बात हो रही है। इंडिजिनस तौर पे आप क्या एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि क्या मेजर लेने चाहिए कि तो हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन भी कर सकें और हमारे जो मामलात हैं वो भी बेहतर हो जाए? देखिए जी, इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज आई हैं। आप अगर बांग्लादेश का मॉडल लें, जैसे बांग्लादेश में उन्होंने एक पूरी फ्रीलांस इंडस्ट्री बना दी है जो कि वो डिपेंड नहीं करती है कि उसके मुल्क में जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है, वो पूरी दुनिया को कैटर करती है, ग्लोबल इकोनॉमी को इस वक्त बांग्लादेश प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज थ्रू फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन। उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत कोशिश पाकिस्तान में शुरू से की गई, मगर उसे बहुत निगलेक्ट किया गया। हम अभी भी कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रीलांसर्स देते हैं दुनिया में, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता या ऐसा उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो इंडिविजुअल काम करें। बांग्लादेश की तरह उसे इंडस्ट्री के तौर पर रिकग्नाइज और डेवलप नहीं किया गया। तो हम इस डायरेक्शन में अब फिल वक्त भी नहीं सोच रहे। हम बेसिकली अपनी जो हमारा, मैं उसको भी गलत नहीं कहूंगी कि जो हमारी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सेक्शन ऑफ इकोनॉमी है, जो गरीब लोग हैं, उन पे हम फोकस करें, लेकिन हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ और अर्निंग्स की तरफ, कि लोग खुद को सस्टेन कर सके। तो ये नए वेन्यूज जो जिनमें लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनमें जैसे बांग्लादेश ने इतना ट्राई कर दिया, उसके मॉडल को हम रेप्लिकेट करें तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए, सिचुएशन सबके लिए हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा बदू साहिबा हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम माहिरीन का यही ख्याल है कि हमें अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में जाना है, हमें एक नई सोच को जन्म लेना है, हमने एक नई हिकमत अमली अपनानी है और ये देखना है कि आपके अपने मुल्क के अंदर ऐसे कौन से वसाइल हैं, ऐसी कौन सी नेमतें हैं, ऐसी कौन सी मादनियात हैं, ऐसी कौन से सिस्टम्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करें और यहाँ से जो अपनी 20-22 करोड़ की आबादी है उसकी कितनी ज़रूरियात हम पूरी कर सकते हैं। उन मुल्कों की तरह जिनकी डोमेस्टिक इकॉनमीज़ बहुत बेहतर है, जापान की डोमेस्टिक इकॉनमी बहुत बेहतर है, इस तरह बाकी ममालिक है, तो उस तरह पाकिस्तान के पास भी बहुत ऐसी वसाइल मौजूद हैं, ऐसी ख़जाने मौजूद हैं जिनको हम एक्सप्लोर करके और अपनी गवर्नेंस को बेहतर तरीके से चला के अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से माशी तौर पर और सियासी तौर पर आगे ले जा सकते हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम सदी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।